फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉक 133 जो कि हमारा बिजनेस लॉ है। उसका यूनिट 1 हम आज कवर करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा यूनिट 1 है बिजनेस लॉ का। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं पास। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें बिजनेस लॉ पढ़ना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है। ठीक है, और लॉ क्या होता है। देखो, बिफोर लर्निंग द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ यू मस्ट नो एज टू व्हाई वी नीड लॉ। हमें पढ़ने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए लॉ का हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, नो सिविलाइज्ड सिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट लॉ। और कोई भी सोसाइटी जो है वो लॉ के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, इट ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इट बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड contractual rights. Hence, each country enacted laws situated to various needs and the value of system it cherished. It is imperative that we should know that the law to which we are subjected, because ignorance of law is of no excuse. For example, if a person is caught traveling in train without ticket, cannot plead that he was not aware of the rule regarding the purchase of ticket. देखो, अब कह रहा है कि अगर मतलब हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं हमें उस कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में कोई पर्सन बिना टिकट के किसी ट्रेन में ट्रैवल करता हुआ पाया जाता है तो वो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि मुझे ये रूल नहीं पता था कि हाँ मुझे ट्रेन में ट्रैवल करने से पहले टिकट परचेज करनी है। ठीक है, तो मतलब ये लॉ है इंडिया का कि अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आपके पास टिकट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वही है, वी शुड बी कंजर्वेंट विद द लॉ डेट आर एप्लीकेबल टू अस। मतलब हमें वो सब लॉ पता होना चाहिए जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स। जैसा आप देख सकते हैं नोट्स में मैंने लिख रखा है, लॉ क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, मतलब रूल्स का कुछ सेट है। ठीक है, वो है ब्रॉडली स्पीकिंग इट मे बी डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द पीपल्स बिहेवियर विद द व्यू टू सिक्योरिंग जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। देखो, लॉ सिंपली मीन्स कानून होता है। और कानून कैसे बनता है? जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होता है और यही बिल जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तो वो लॉ के फॉर्म में कंट्री पे अप्लाई किया जाता है। स्टेट अप्लाई करता है ताकि पीपल्स के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर पाए और हमारे सोसाइटीज़ में जस्टिस, पीसफुल लिविंग और सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द टर्म लॉ आर एज फॉलोज। बुक में दिया हुआ है आपके, दो राइटर्स का दे रखा है। ठीक है, तो आप एक ब्लैक स्टोन का दे रखा है और एक सैलमन का दे रखा है। तो ये कोशिश करिएगा कि आप जितने भी लॉ बिजनेस लॉ के डेफिनेशंस याद करें वो एक ही राइटर के याद करेंगे तो आपको राइटर का नेम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप 10 डेफिनेशन याद करते हैं और वो 10 राइटर मतलब अलग अलग राइटर्स के करेंगे तो आपको प्रॉपरली नेम भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक ईजी रहेगा कि आप एक ही राइटर का डेफिनेशन याद करें ताकि आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जैसे ये जो दो डेफिनेशन दे रखे हैं उसमें से जो इजी वाला था मैंने नोट्स में लिख रखा है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ क्या होता है? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और अप्लाई कर रहा है स्टेट, किस लिए? जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, जस्टिस को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हमारे सैलमन जो राइटर हैं उन्होंने लिखी है डेफिनेशन लॉ की। अब देखते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गिवन अबव यू विल नोटिस दैट द लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ह्यूमन एक्शंस विद अ व्यू टू रेगुलेट द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर एंड इन रिलेशन टू द सोसाइटी। यू नो द सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक। जो सोसाइटी होती है, सही बात है, वो स्टैटिक नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, डायनामिक होती है। ठीक है, द वैल्यू सिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग। और जो उनकी वैल्यूज होती हैं वो सब चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हेंस लॉ ऑल्सो कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग हमारे लॉ भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ सच एज इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। मतलब हर चीज़ के लिए, हर एक्ट के लिए अलग अलग लॉ हमारे कंट्री में बना हुआ है पहले से। अब हमने लॉ का डेफिनेशन पढ़ ही लिया। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हमारे राइटर सैलमन ने लिखी है ये लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये देखेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? ब्रॉडली स्पीकिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। अब देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किस लिए बनाया जाता है? कुछ काम करने या ना करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बनाया जाता है। टू डू मतलब कुछ करना, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, या फिर कोई एक्ट मतलब कोई काम करने से मना करने के लिए कोई एग्रीमेंट करना, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द डिफरेंट अथॉरिटीज इन वेरियस ways. Some of the important definitions are as follows. यहाँ भी देखो, सैलमन जो राइटर है उनका डेफिनेशन दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट का, सर विलियम एंसन का दे रखा है। ठीक है, सर फेडरिक
पॉल लॉक का दे रखा है, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन दे रखे हैं, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं, बट मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर आप सेम राइटर के डेफिनेशन को प्रेफर करेंगे तो आपको ईजिली उसे रिमेंबर कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर आप कोई चीज़ का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो नीचे राइटर का नाम मेंशन करने से आप वो स्कोरिंग लगता है, ठीक है, अट्रैक्टिव लगता है आंसर, तो आप लिखिएगा। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टी। क्रिएट किया जाता है, डिफाइन करता है, जो कि ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज, ठीक है, ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज को कहा जाता है। ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज मतलब जो दो पार्टीज हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है। तो ये जो ऑब्लिगेशंस होता है इसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ छोटा सा, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो करते करते हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी भी बेकार नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ने लायक है, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें होती है हमारे पास। एक एग्रीमेंट हो गया, उसका डेफिनेशन सिंपल चल रहा है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट हो गया, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग इट्स ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टी। तो 2 चीज़ होनी चाहिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक की वो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसे चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ने मना कर रखी है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ बैन है, हम उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा एग्रीमेंट करना है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, मतलब लॉ उसे मान्यता देता हो, ठीक है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो एग्रीमेंट बन रहा है ऐसा, ठीक है। जैसे अब देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का, तब आपको ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ आएगा। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ए है, ठीक है, ये मिस्टर ए थे और ये है मिस्टर बी, ये बी हैं। ए ने बी से कहा विल यू परचेज माई कार फॉर 50,000, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया विल यू परचेज माई कार फॉर 50,000, ठीक है। अब देखो ये था हमारा ऑफर, ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया है, किसी चीज़ का ऑफर किया है, ठीक है। तो बी ए ने किस चीज़ का ऑफर किया कि विल यू परचेज माई कार, मतलब कार परचेज करने का ए ने बी को ऑफर दिया है। अब देखो, अब बी जो भी रिस्पॉन्स करे इसका, ठीक है, अब बी रिस्पॉन्स कर रहा है यस आई विल परचेज योर कार। बी ने एक और रिस्पॉन्स किया यस आई विल परचेज, यस आई विल परचेज, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसे हम एक्सेप्टेंस कहेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्टेंस हो गया। अब ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मुझसे कार परचेज कर लो मेरी, ठीक है, और इन रिटर्न आप मेरे को 50,000 दे देना, ये ऑफर था। अब बी के ऊपर डिपेंड करता है, वो हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है। तो यहाँ बी ने एक्सेप्टेंस किया, मतलब बी का एक्सेप्टेंस क्या था, ये आई विल परचेज। तो मतलब बी अब क्या करेगा, 50,000 कैश ए को देगा, 50,000 कैश ए को देगा और ए अपनी कार जो है वो बी को देगा, बी को डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ डीलिंग किसकी हो रही है, कार की हो रही है, और कार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लॉ मना नहीं करता है, ठीक है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। और अगर यहीं इन केस अगर हम देख लें एग्जांपल ले लेते ड्रग्स का मान लो, ठीक है, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम एग्जांपल में लें जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब जो कानून जिसकी मान्यता नहीं देती है, ठीक है, मतलब जो चीज़ ऑपरेट नहीं कर सकता है मार्केट में, उस चीज़ का डीलिंग करते तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो और एक एग्रीमेंट हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो आपको एक चीज़ और समझनी होगी, आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ऐसे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब देखो जैसा कि हमारे एग्जांपल में हमने देखा था कि एक ए थे, ठीक है, मिस्टर ए थे, ठीक, और यहाँ थे हमारे बी, ठीक। ए ने बी को ऑफर दिया था विल यू परचेज माई कार फॉर ₹50,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफर हो गया, ऑफर हो गया ये, और भी परचेज, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। अब देखो हमें एक चीज़ यहाँ समझनी है कि देखो किसी ने अगर ऑफर किया, मतलब ये पॉइंट्स कह सकते हो आप, बुलेट्स, ठीक है, किसी ने किसी चीज़ का ऑफर किया और उसके रिस्पॉन्स में हमें एक्सेप्टेंस मिला, ठीक है। एक्सेप्टेंस मिला, ठीक है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बनता है, ठीक है। मतलब जैसे ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्टेंस दिया, अभी ये चीज़ हुआ नहीं है, अभी ये प्रॉमिस हुआ है सिर्फ, ठीक है, अभी ये परफॉर्म नहीं हुआ है चीज़, अभी सिर्फ ये प्रॉमिस तक ही है, ठीक है। तो ये मिलके बनता है प्रॉमिस, ठीक है। और फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अब देखो इसे भी हम समझेंगे।
एक ही बार लास्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। पहला, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिला के हमारे पास प्रॉमिस बनता है, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया, विल यू परचेज माई कार, बी ने इन रिटर्न उसको रिस्पॉन्स किया, यस आई विल परचेज, ये एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने इन रिटर्न एक्सेप्टेंस दिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिला के हमारे पास प्रॉमिस बन रहा है, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये प्रॉमिस बना है, ठीक है। अब देखो, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वर्ड है, नया वर्ड है, ठीक है। प्रॉमिस तो बन गया, हमने ऑफर देखा क्या होता है, एक्सेप्टेंस देख लिया क्या होता है, अब देख रहे हैं प्रॉमिस, ठीक है। अभी मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे पूरे चैप्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इनको, तो अभी हम छोटा मोटा समझ ले रहे हैं ऊपर ऊपर, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इसे, ठीक है। तो देखो कंसीडरेशन, अब कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखो कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अब जैसे ए ने बी को ऑफर दिया, विल यू परचेज माई कार, ए की तरफ से बी को कार डिलीवर होगी। अब ऐसा नहीं है कि ए ने बी को कार डिलीवर किया, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ए ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी बी को कार डिलीवर करके, अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उससे पेमेंट भी करे, ठीक है। तो अब यहाँ ए के लिए कंसिडरेशन क्या था कि उसको इन रिटर्न कैश मिल रहा है, बी से मिल रहा है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का ये पूरा प्रोसेस कह सकते हो तुम लोग कि पहले एक ऑफर होगा, उसका एक्सेप्टेंस होगा, वो प्रॉमिस बनेगा, ठीक है। उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन होगा कुछ, बिना कंसिडरेशन के आप कॉन्ट्रैक्ट तक आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कंसिडरेशन ही क्या, मतलब वो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन ए के लिए कंसिडरेशन क्या था, इन रिटर्न उसे कैश मिलेगा। बी के लिए कंसिडरेशन क्या था, बी ने तो ए को कैश दे दिया, ठीक है, पर बी को कार भी तो मिल रही है, इन रिटर्न मिल रही है ना, तो बी के लिए कंसिडरेशन कार हो गया, ए के लिए कंसिडरेशन कैश हो गया, ठीक है। 50,000 कैश जो बी देगा ए को कार के लिए, वो ए का कंसिडरेशन हो गया और बी का कंसिडरेशन हो गया कार, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ भी रिटर्न में मिलना किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो वो हमारा कंसिडरेशन होता है। तो अब किसी भी प्रॉमिस, जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर हुआ एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये एक प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है, हम देख रहे हैं कि ए ऑफर दे रहा है तो कार का दे रहा है, तो कार डिलीवर करेगा इसे, और बी इसे कैश देगा, ठीक है, तो ये इसे कैश देगा, तो कंसिडरेशन है इसमें, तो ये हमारा एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। पहले प्रॉमिस था, अब ये एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट बनने के बाद अब देखो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कार का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कार जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं मना करती है ना कि आप कार की डीलिंग ना करो, गवर्नमेंट मना करती है आप ड्रग्स की डीलिंग ना करो, ठीक है, चरस गांजे की डीलिंग मत करो, मतलब ऐसी चीज़ जो किसी के लिए हार्मफुल हो करे, ऐसी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है हमें, ठीक है, जो लॉ मना करती है, ठीक है। तो कार की डीलिंग हो रही है, यहाँ सिंपल ही देखें तो कार जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कोई गवर्नमेंट या कोई लॉ नहीं मना करेगा कार का डीलिंग करने से, तो ये हमारा देखो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो ये हमारा ये था ना, एक प्रॉमिस था, फिर एग्रीमेंट था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये प्रॉमिस था, इसमें कंसिडरेशन भी है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये था कुछ। अब देखते हैं अगला। अब देखो जैसा बुक में डिफरेंस बिटवीन दे रखा है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एन ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट्स एन एग्रीमेंट। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके तो वो एग्रीमेंट बना, ठीक है, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद हमारा एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा, एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ कंस्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कंस्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट वन क्लियर। एन एग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। अब जैसे देखो यहाँ तक एग्रीमेंट बना था, ठीक है, अभी यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया है, ठीक है, मतलब कोई ड्यूटी नहीं फॉर्म हुई है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। अब जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सब कुछ हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, तो आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, ठीक है, तो वो ड्यूटी हो जाती है। एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्या कहा है, एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ तक आ गया या मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो एवरी एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सही बात है, क्योंकि देखो बीच में इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है हमारे पास। अगर कोई एग्रीमेंट बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना। तो वही कह रहा है कि एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर कोई पर्सन या फिर कोई पार्टीज ऐसी चीज़ पर डील कर रही हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का, थर्ड पॉइंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब देखो
सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो इस स्टेज से गुजरा होगा, पहले एग्रीमेंट फॉर्म हुआ होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी रहा होगा। तो वही कह रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। और अगर मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं, कैसे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट सही समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है, एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कंक्लूडेड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो होता है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इज कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट कंसर्न पार्टीज। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों पार्टीज पे ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज क्रिएट करता है, ठीक है। बट एक एग्रीमेंट जो वो किसी पर ड्यूटीज नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखा है, ठीक है। आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे साथ आगे ऐसे ही फर्दर पढ़ते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।